ठीक है। All right. Hi, everyone. Good evening. All right. Hi, Prathamesh. Prathamesh, तुम क्या कर रहे हो अभी? ये तुम्हारा तो हो ही चुका है. So I hope everyone was clear with the message that I shared in the group today, that this lecture is particularly for those students who have not completed their gaseous state chapter. Those students who were part of the support batches that before MT, जिन लोगों का gaseous state नहीं हुआ था, ठीक है, and those students who have done this chapter, like, I don't think you need to spend your time into reworking on this particular chapter again during these lectures. Better ये रहेगा कि अगर आपको confidence कम भी लग रहा है इन chapters में, तो you attempt booklet questions, you attempt questions from standard textbooks, you read up on the upcoming chapters. Generally don't sit here for the sake of revision or anything. It will not be of much help. ठीक है Prathamesh, especially like when I saw your greeting, you are already someone who is well versed with the chapter. You have spent a lot of time into doing good questions. आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी इसमें दोबारा बैठकर? It will, revision के point of view से भी, it will be a waste of time for you. You don't need to spend unnecessary time into revising each and everything from the beginning of this chapter. ठीक है, आपको रिवीजन करना है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिवीजन करो ना. दिस कवर अप इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स की उनको गैसियस स्टेट पढ़ाया ही नहीं गया है, राइट? तो मैं एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा. ऑल राइट,
ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन एंड मैंने आप लोगों को ग्रुप पर मेथडोलॉजी तो समझाई है कि हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे. नाउ to be on the same page, I would want any one of you who understood the message well to reiterate क्या समझ में आया है. I also want to understand your perspective. कौन है इधर? ये यश कहाँ गया? तुमको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. Let me know क्या समझ में आया तुम्हें based on the message that I shared with you guys on the group today. कैसे करोगे gaseous state lecture cover up? हाँ, मैं अनम्यूट करता हूँ ना, तो मुझे एक्सप्लेन कर दो एक बार क्विकली. Raise your hand and I'll quickly unmute you. I just want everyone to be on the same page. So I want to hear your perspective as well. अरे कोई ऐसे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, तो रेज योर हैंड ना. हाँ, बोलो अमन, क्या समझ में आया तुम्हें? हेलो. हाँ हाँ, बोलो. हाँ सर, अकॉर्डिंग टू योर मैसेज मीन्स हमें आप मीन्स आपने मैसेज में लिखा है कि आपने लेक्चर रिकॉर्डिंग देख ली है, मैं भेजी है, हमें वो लेक्चर रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा मीन्स, और एनसीईआरटी से आपने भेजा है, बुकलेट से होमवर्क करना पड़ेगा. हमें वीकली आपने जैसा शेड्यूल में प्लान किया है, और वीक में एक लेक्चर अटेंड होगा जिसमें हम मीन्स जो भी 2 और 3 लेक्चर जो हमें देखने होंगे उसके हम डाउट पूछेंगे. ठीक है, गुड. तो आपने एक अच्छे तरीके से समराइज कर दिया है. आई होप एवरीवन इज ऑन द सेम पेज विद रिस्पेक्ट टू द methodology that we are going to follow for covering up this particular chapter. ठीक है. हाँ, इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, बोलो साहिब. सर हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है, तो मीन्स लेने की जरूरत है क्या अभी? ऑनलाइन मिल जाएगा ना आपको, पीडीएफ वर्जन मिल जाएगा ऑनलाइन. सर आपके पास रहेगा तो आप शेयर कर देंगे? हाँ, मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे. ठीक. ओके सर. हाँ, ठीक है. आयुष, तुमको कुछ कहना है तो रेज योर हैंड, तभी आपका नाम ऊपर आ पाएगा. आई विल बी एबल टू अनम्यूट यू. अच्छा, ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से रहेगा है चैप्टर एनसीईआरटी में. चलो, एनीवेज नाउ क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि पहला लेक्चर है, तो इसके पहले आप लोगों को टाइम नहीं मिला होगा रिकॉर्डिंग देखने का, आपको टाइम नहीं मिला होगा कवर अप करने का. सो व्हाट वी विल डू इज, आज का लेक्चर इज समथिंग व्हिच आई विल go in a slow, simple manner and help you understand the problem solving. ठीक है. एंड आगे आप जैसे अभी अमन ने बताया, रिकॉर्डिंग्स देखोगे और साथ में होमवर्क करोगे. होमवर्क में बुकलेट के क्वेश्चंस अटेंड करने रहेंगे एंड एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करनी रहेगी. लाइक एनसीईआरटी से क्वेश्चंस एंड ऑल अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस तो आप बुकलेट से ही करोगे. ऑलराइट, सो अब इस चैप्टर की बिगिनिंग का पार्ट आप नोटिस करना इज समथिंग in front of you as the heading ideal gases. Now, ideal gas will constitute almost 70% of the chapter in terms of the syllabus that we have. ठीक है. 30% of the chapter will be about real gases. हाँ, right अमन. So मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है दैट व्हाई आरंट वी स्टडीइंग रियल गैसेस फर्स्ट, बिकॉज दैट इज ऑफ मोर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. व्हाई आर वी स्पेंडिंग टाइम विद आइडियल गैसेस टू बिगिन विद? However, like the answer is something similar to what we have seen before.
that we have a learning curve to follow. And as part of that learning curve, we need to first understand a simpler scenario. And then if we get comfortable with that, then we'll handle the complexities associated with real gases. Okay. So having said this, we'll begin with the ideal gases. And when we talk about ideal gases, we start with these basic assumptions that we use to define ideal gas. Now, इसके पहले का भी एक piece of knowledge है which I am not expecting कि आपको नहीं आता होगा, like solid, liquid and gas क्या होता है and what differentiates solids from liquids from gas. That is something which is pretty basic, and that is something which you would have been able to learn many times in your junior classes. So अभी I am undergoing that assumption कि आपको उतना basic आता है, and यहाँ पर मैं सीधे ideal gases से start कर रहा हूँ. All right. So the first assumption which goes in defining the ideal gas is that volume of actual gas particles, right? Volume of the actual gas particle is negligible as compared to the volume of the vessel in which the gas is present. So you have a container and इस कंटेनर के अंदर गैस प्रेजेंट है. तो जो एक्चुअल गैस के पार्टिकल्स हैं, एक्चुअल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, they themselves have negligible volume as compared to the volume of the system. मतलब somehow if I am able to compress each and every molecule, like if I apply pressure and compress everything that is present in the form of gas that is there inside, eventually what I will come up with is a very, very small amount of volume as compared to the entire volume of the system. Okay, so that is an underlying assumption that entire volume of the system is available for free movement of gaseous particles. तो ये पहला assumption है. Then another assumption is that there are no forces between gas particles. There are no attractive forces or repulsive forces. We just consider the gas particles to be randomly moving hard spheres. ठीक है, particles हैं जो कि randomly move कर रहे हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, and they do not exert any force on each other. ठीक है, बस वो collide कर रहे हैं, walls के साथ भी collide करेंगे, and upon collision they would change their direction, change their speed, change their momentum, but they will not attract or repel each other. ठीक है, so ये दो assumptions हैं जिनके थ्रू हम लोग आइडियल गैसेस का स्टडी करेंगे, एंड जब हमको रियल गैसेस के बारे में पढ़ना होगा तब हम इन्हीं दो मेन असम्पशंस को रिमूव करेंगे एंड रियल गैसेस की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये असम्पशंस अभी इतने इम्पोर्टेंट और इतने वैल्यूएबल नहीं लगेंगे, बिकॉज अभी आई विल जस्ट पुट देम इन बैकग्राउंड, बट जब हम बाद में रियल गैसेस का पार्ट पढ़ेंगे तब इन दोनों असम्पशंस को हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, एंड उससे फिर नोटिस करना पड़ेगा दैट हाउ रियल गैसेस वुड बिहेव. ठीक है, ऑलराइट. Having said this, let's begin with our discussion of important properties of ideal gases. Now, some of these properties you might have actually done or covered in mole concept chapter. However, I will reiterate these properties and clarify any doubts that you might have as part of our discussion for gaseous state. So, ideal gas की पहली property के बारे में बात कर रहा हूँ, which we call as pressure. So, pressure is something which we say is because of collision of gas particles with the walls of the system. So gas particles present inside this vessel and they are moving randomly, ऊपर नीचे आगे पीछे,
and they would be colliding amongst themselves as well as with the walls of the container. And with the walls of container जो collisions हो रहे हैं, उन collisions की वजह से like momentum change हो रहा है, force exert हो रहा है, और उस force का वजह से pressure आ रहा है. So अब इसमें एक important ध्यान रखने लायक बात क्या है, that gases का जो particles हैं उनका जो motion होता है वो random होता है. Random का मतलब क्या हो गया कि ऊपर नीचे आगे पीछे like in all directions कहीं पे भी हो सकता है. तो on an average overall what we say is that gases जो collisions right hand side कर रही होंगी वही collisions ऊपर नीचे आगे पीछे सब directions में कर रही होंगी. And इसी की वजह से there is this uniform pressure that is exerted in all directions. ठीक है, नहीं पार्टिकल्स आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, आपस में कोलाइड करने के अलावा उनके कोलिजन्स वॉल्स से भी हो रहे हैं. जो प्रेशर आ रहा है वो तो वॉल्स के साथ कोलिजन्स की वजह से आ रहा है. एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस प्रेशर इज exerted uniformly in all directions. राइट, ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम रखा हुआ है और उसमें नीचे ज्यादा प्रेशर है, ऊपर कम प्रेशर है, लेफ्ट में राइट में अलग अलग प्रेशर है. ऑन एन एवरेज the pressure that is exerted by these gases is uniform in all directions. ठीक है. हाँ हाँ राइट आयुष, इसमें और भी assumptions जाते हैं जो आप डिटेल में kinetic theory of gases में पढ़ते हो, बट अभी उन assumptions को डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है. They will become valid और they will become important जब हम KTG का मॉडल डिस्कस करेंगे. अभी के लिए let's keep things simple. This is the first property of pressure. Also यहाँ पर नोटिस करना, we will neglect the influence of gravity as well. Right? You might have an understanding, you might say that you know sir, you are saying that pressure is uniform, like but gravitation की वजह से तो इन atoms पर, इन particles पर एक downward pull होगा, जिसकी वजह से in the downward direction there will be a bias. And you are correct in terms of accurate calculations or in terms of more detailed calculations. Yes, gravity will have an influence, right? आप लोगों ने real gases के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है. heavier gases नीचे settle हो जाती हैं, lighter gases ऊपर रहती हैं, right? So however, the thing is that again that is a complexity with which we will not start our discussion. वो complexity के साथ में अगर हम start करने लग गए हमारा discussion तो difficult हो जाएगा. तो हम लोग simpler चीजें पहले समझेंगे and धीरे धीरे complexities को build करेंगे. So what we will do is, to begin with in this chapter, we will neglect the influence of gravity. As such, these particles are just randomly moving and not experiencing gravitational force. All right. Second, अच्छा, before we move forward, इसमें units का आप ध्यान रखना रहेगा. मोल कंसेप्ट चैप्टर में आपने फिर भी you know बेसिक यूनिट्स के साथ में कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, बट इस चैप्टर में यूनिट्स के साथ में आपको काफी डिटेल में वर्क करना रहेगा. सो यहाँ पर प्रेशर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. That is the SI units. However, apart from this, there are many common units which are also used. Right? So you have ATM as one unit. You have Newton per meter square, and ATM the conversion in the following manner. So one ATM is equal to this much Newton per meter square, or this much bar, or this much mmHg column, or this much torr.
और भी बहुत सारी यूनिट्स रहेंगी, बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू remember. These interconversions are something which should be on your fingertips in future when you have questions in different or data in the questions present in different units. ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो? हर्ष है कि गौरव है? क्या नाम है तुम्हारा? दोनों ही हैं? अच्छा, हर्ष गौरव, क्या बात है, that's unique. पहली बार I've encountered someone with double names. All right, so particles जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे that will be because of collision with the walls. आपस में collisions करने पर they will not exert pressure which we are measuring. ठीक है, right, 760 mm millimeters of Hg, 760 millimeters और 760 centimeter of Hg column. However, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा हुआ है बिकॉज इस चीज का डेरिवेशन हम लोग करेंगे इन अ टॉपिक कॉल्ड एज बैरोमीटर. ठीक है, बैरोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure atmospheric pressure. So how 1 atm comes equal to 76 centimeter of Hg column, ये हम लोग बैरोमीटर के साथ में समझेंगे बैरोमीटर टॉपिक में. ठीक है, centimeter is not the unit of pressure. Centimeter Hg column, like ये पूरा 1 atm is equal to 76 centimeter Hg column. This is the complete unit. Otherwise centimeter millimeter तो units of length होता है. प्रेशर की यूनिट्स में हम लोग बोल रहे हैं that 76 centimeter Hg column is what is the unit of pressure. ठीक है, alright, next property हम लोग समझेंगे which is called as volume. Now यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, हाँ क्या कह रहे हो आयुष? आर वी मेजरिंग प्रेशर इन टर्म्स ऑफ अ डिवाइस? नहीं नहीं, अभी मैंने मेजरमेंट का आपको बताया नहीं एस्पेक्ट. मेजरमेंट के डिवाइसेस को हम लोग हाँ बैरोमीटर मैनोमीटर बोलेंगे. तो वो मेजरमेंट डिवाइसेस ऑफ प्रेशर कैसे वर्क करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, अभी आई एम जस्ट गिविंग यू information or knowledge about the common units of pressure. All right. Volume के ऊपर फोकस करना. So you have volume of a gas. Now how is it defined? Volume of a gas is defined as the volume of the vessel in which it is present. When we say volume of the gas, we don't actually take the volume of those particles that make up the gas. उनका volume नहीं लेते हम लोग gas का volume define करते हैं as the volume of the vessel in which the gas is present. जो actual particles का volume है वो तो हम लोग वैसे ही neglect कर रहे हैं, वो हमने starting में assumption लिया है. तो when we take or talk about the volume of a gas, it is the volume of the vessel or the container in which it is present. SI unit is the meter cube unit, right? However, there are more common units available to us, which we use quite often. So 1 liter is another quite common unit, and its interconversion with the SI unit of meter cube is in the following manner, that 1 liter is equal to 10 raised to the power of -3 meter cube. Then sometimes we do use milliliters, centimeter cube, या cubic centimeter, cc करके बोलते हैं उसको, या डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब. तो इनके बीच के इंटरकन्वर्जन्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए, राइट? ये सब you should be quite comfortable in doing these interconversions. For example, if I ask you
how much is 1 centimeter cube in terms of millimeter cube? क्या आंसर रहेगा आपका? तीन अलग लोगों ने तीन अलग आंसर दिए हैं भाई साहब, चौथे ने भी अलग आंसर दे दिया। चलो, कुछ लोगों ने तो कॉमनली सही आंसर दिया है। लाइक आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर का कन्वर्जन आता है? 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, तो फिर इनके क्यूब का कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब, एंड 10 का क्यूब विल बी 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये सब कन्वर्जन हुए हैं। हाँ, राइट। ठीक है, इफ आई आस्क यू दैट 10 centimeter cube will be how many, या 10 ml कितना मीटर क्यूब होगा, तो क्या आंसर रहेगा आपका? All right, correct. 10 raised to the power of -5 will be your correct answer. Right? कैसे? देखो, ml और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है। अच्छा, सेंटीमीटर के बारे में आपको पता है? सेंटीमीटर कितना होता है? मीटर बाय 100, है ना? तो ये 10 मीटर क्यूब अपॉन 10 की पावर 6 हो गया, तो ये 10 की पावर -5 मीटर क्यूब हो गया ना। ठीक है, तो ये मैं आपको बेसिक्स के थ्रू बता रहा हूँ कैसे करते हैं ये सब। इंटर कन्वर्जन आपको आने चाहिए। ठीक है, अभी आप बड़े हो गए हो। ऑल राइट, नाउ हाँ हाँ, और भी तरीके से कर सकते हो, आई डोंट माइंड, ये तो मैंने एक तरीका बताया है। ऑल राइट, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल गैस। व्हाट इज टेम्परेचर? राइट, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज द temperature of the vessel in which the gas is present. Okay, so that's how we talk about temperature. Temperature of a gas is taken as a temperature of the system or the vessel in which the gas is present, and SI units of temperature will be Kelvin. There is nothing like degree Kelvin. Absolute unit of temperature is Kelvin, so we don't use any degree with it. It's just straightforward Kelvin. Then you know the common units, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर कोई और एक रैंडम यूनिट अगर आप बना रहे हो तो उनके इंटर कन्वर्जन्स कैसे लिखे जाते हैं, उसका ये क्विक सेट ऑफ फॉर्मूला है। हाउ केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, हाउ केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर।
नाउ ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है, इसका पैटर्न is something which you can understand from the right hand side, that temperature in any scale minus freezing point of water in that scale upon boiling point of water in that scale upon freezing point of water in that scale. ये consistent format हमने use किया है to do this interconversion. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा that temperature in degree centigrade is temperature in Kelvin minus 273, या temperature in degree centigrade is equal to 180 by 100 times temperature in degree Fahrenheit minus 32. Like अलग अलग ये डेटा पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ते हैं. ठीक है, ये भी आप लोगों ने काफी बार देखा है जूनियर क्लासेस में, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दिस. इसमें किसी को कुछ समझना है? इंटरकन्वर्जन बिटवीन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. ऑल राइट, देन आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसमें ये जो टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको इंटर कन्वर्ट करने का रिलेशनशिप है. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट FP एंड बॉइलिंग पॉइंट DP. तो केल्विन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373. राइट? डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. In Fahrenheit scale, water freezes at 32 degree Fahrenheit and boils at 212 degree Fahrenheit. तो ये इनके इंटरकन्वर्जन करने का तरीका होता है. समझ में आया रोमिल? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज moles. So it is something which represents the quantity of gas present inside the system. इसका SI यूनिट आपका मोल ही रहेगा. ठीक है, तो ये बेसिक 4 प्रॉपर्टीज रहती हैं of ideal gases which we call as pressure, volume, temperature and moles. And how these properties are related to each other that is what we are going to now understand. नहीं तरुण, cold and hot is a feature of temperature only ना. ठीक है. All right, now let's talk about these experimental relationships between these properties of gases. So पहला relationship हम लोग explore करेंगे between pressure and volume. So while doing that, what we will do is we'll keep number of moles and temperature of the gas constant, and we will see how change in pressure changes volume or how change in volume changes pressure. Right, setup बड़ा simple सा है. You have a gas present inside a vessel, but one of the boundaries of that vessel is a flexible boundary. It's a piston which can go up and down. Right, so a very simple setup in front of you, and you also know the answer to what will happen if you increase the pressure. Right, if you increase the pressure, then the volume of the gas decreases. Right, initially यहाँ पर pressure जो है वो atmospheric pressure के बराबर है, and यहाँ पर अब मैंने इस piston के ऊपर अगर एक weight रख दिया तो external pressure क्या हो जाएगा? PATM plus pressure because of that weight, and उसकी वजह से gas का pressure भी
बढ़ जाएगा, गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड सी कि उसका वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गया है। ठीक है, नाउ मैथमेटिकली इस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है दैट P is inversely proportional to volume, or P into V is constant. P initial V initial is equal to P final V final. ठीक है, हाँ क्या क्या डाउट है इसमें? अमन कह रहा है प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, नहीं नहीं, उल्टा होता है। देन रोमिल है सर, आर गैस क्रिस्टल्स फॉर अ रियल गैस पॉसिबल इन वैक्यूम? क्या गैस क्रिस्टल? नहीं, मैं समझा नहीं, तुम्हारी स्टेटमेंट ही नहीं समझा। Sir, हाँ बोलो आयुष। so this is possible only if you are considering the temperature of the system to remain constant. हाँ हाँ, राइट। Okay, sir. हाँ, इसको हम लोग आइसोबेरिक कंडीशंस नहीं, आइसोथर्मल कंडीशंस बोलेंगे। टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट आयुष। ठीक है, हाँ राइट तरुण, करेक्ट। नाउ इसी चीज को अगर आप ग्राफ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो आप लोग नोटिस करना, इन ग्राफ्स को हम लोग आइसोथर्म्स बोलते हैं बिकॉज प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सो यू हैव अ ग्राफ बिटवीन P and V. How would that graph look like? Because P and V are inversely related to each other, this graph will be a hyperbola. And if you were to draw a graph of P versus 1 by V, then ये graph कैसा रहेगा? It will be of linear nature. क्यों? क्योंकि P will be directly proportional to 1 by V. अगर x एक्सिस पे V है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट अगर x एक्सिस पे 1 by V है तो प्रेशर उसके कैसा हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो ये समझ में आया P वर्सेस 1 by V का ग्राफ लीनियर क्यों है? ऑलराइट, ठीक है, तो अभी इसी को बॉयल्स लॉ को देखते हुए एक न्यूमेरिकल ट्राई करो। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अरे तो रोमिल, उसको गैस क्रिस्टल कैसे बोल रहा हूँ मैं? मतलब आपने गैस को कंप्रेस करा, आइडियल लिक्विड से, गैस से वो लिक्विड बना, लिक्विड से फिर वो सॉलिड भी बना, तो उसको फिर गैस क्रिस्टल क्यों बोल रहा हूँ? ऑलराइट, एनीवेज, हाँ सार्थक आप ही का करेक्ट आंसर है, बाकी सबका गलत है। जिसका भी हाफ आंसर आ रहा है वो गलत है। रीजन बीइंग फाइनल वॉल्यूम इज नॉट
2 liter, final volume will be 3 liters ना. Gas will be spreading throughout the system. ऐसा थोड़ा है कि गैस यहाँ से चल के राइट हैंड साइड पे चली जाएगी पूरी की पूरी. It will spread uniformly throughout the system. ठीक है, समझ में आया? And as a result, the pressure, final pressure will be 1/3 atm only. All right. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स लॉ. राइट, चार्ल्स लॉ कैसा रहेगा? So Charles' law is something in which we study volume versus temperature. That how volume is going to change with temperature, and इसमें what we are saying is that pressure and moles are kept constant. Now, how will you imagine the setup? The setup will be quite simple. Like you have this vessel with a piston over it, and the pressure will be maintained constant throughout. Even if the gas goes up or down, the pressure will not change. Pressure initially will be equal to the external pressure, and external pressure is atmospheric pressure, which is constant only. तो ये आपका pressure constant ही रहेगा. Now let's say if you heat up this gas, तो उससे क्या होगा? Temperature बढ़ेगा. You supply heat to this gas, so temperature बढ़ेगा, और temperature बढ़ने से क्या होगा? Volume कम होगा कि बढ़ेगा? What is your intuitive guess? Right? Temperature बढ़ने से volume भी increase कर जाएगा, and that is what we observe, that as temperature increases, volume increases, and what we find as a mathematical relationship between the two is that temperature and volume are directly proportional to each other. अगर टेम्परेचर डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा. ठीक है. हाँ, एंड मैथमेटिकली भी रिलेट द टू एज T1 upon V1 इक्वल टू T2 upon V2. ठीक है. नाउ अब इसमें नोटिस करना किस तरीके से आपका ग्राफ्स रहेंगे. सो अगर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ रहेगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार्स, बिकॉज द प्रेशर्स आर केप्ट, द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, एंड दो वेरिएबल्स जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है उनके बीच का ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन. सो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, बट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल अगर है तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन. बट अगर आप टेम्परेचर डिसाइड करते हो इन डिग्री सेंटीग्रेड लेना है तो फिर भी ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, बट विद सम इंटरसेप्ट. ठीक है. व्हाई विल दैट बी द केस? बिकॉज आप नोटिस करो ना, यहाँ पे आप इंटर कन्वर्ट करोगे, volume is directly proportional to temperature, but that is a temperature in Kelvin scale. Now if you want to convert the temperature in degree centigrade, you will write temperature in Kelvin as temperature in degree centigrade plus 273. And when you do that, what you do is you get a relationship which is a linear relationship but with some intercept. So that is what you are going to see. तो ये समझ में आया आपको why the graph is a straight line passing through origin when we plot volume versus temperature in Kelvin, and why the graph is a linear graph when we plot volume versus temperature in degree centigrade but not passing through origin. हाँ, स्लोप दोनों ग्राफ का सेम ही रहेगा. आप देखो ना, दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम ही है. ठीक है. All right. Now based on this understanding, let's solve one question. हाँ, बोलो हर्ष. सर जो फर्स्ट वाला ग्राफ था सर, उस पे वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि केल्विन उसका ऐसा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है. हाँ. ओके सर. ओके.
बोलो आयुष. So while dealing with these types of questions, should we convert the radius into SI units or shall we leave the radius in centimeters alone? वैसे तो पूछा नहीं है मैंने यहाँ पर यूनिट्स एक्चुअली, तो फिर आप जिस यूनिट में दिया हुआ है उसी यूनिट में आंसर कर दो. इट्स ओके. Okay, sir. क्या आ रहा है आंसर गाइस, फटाफट बताओ. ऑल राइट. क्या क्या आंसर आया आप लोगों के? इतने अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं. माय गॉड, किसी का भी सही नहीं है. क्या कर रहे हो तुम लोग? गड़बड़ कर रहे हो यूनिट्स के टर्म्स में. यूनिट्स का ध्यान रखना है भाई. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर. सो यू नो दैट बलून है, तो बलून कैसा है? कांस्टेंट मोल्स और प्रेशर कंडीशंस पे ऑपरेट कर रहा है, राइट? एंड एज अ रिजल्ट what you understand over here is that vi upon ti is equal to v final upon t final. And there are people who would have used temperature in the units of degree centigrade, which is what is incorrect. Always use temperature in the units of Kelvin. ठीक है. एंड इसीलिए मैंने नेगेटिव टेम्परेचर भी दिया था, ताकि आपको थोड़ा सा तो रियलाइज हो गलती करते हुए कि रेडियस नेगेटिव कैसे आ सकता है. बट तब भी कुछ स्टूडेंट्स ने लाइक चलो ठीक है नेगेटिव है तो क्या हुआ, वैल्यू तो रिपोर्ट कर ही देते हैं. राइट. तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो दैट कैसे आंसर दिया जाएगा. ठीक है.
And now based on this you will get the correct answer that the final radius is half of the initial radius, that is 4 centimeter. ठीक है, मैं zoom out कर देता हूँ so that you are able to understand कैसे करना था. समझ में आया? All right. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Next experimental gas law is called as Gay-Lussac's law, which studies pressure versus temperature, right? And इसमें number of moles and volume are kept constant. कैसी बातें कर रहे हो रोमिल तुम यार. डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का चेंज सेम ही होता है भाई. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? Anyways, coming back to Gay-Lussac's law, pressure versus temperature while keeping N and V constant. कैसा रहेगा? You have a closed rigid vessel, like ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, और इसको आप हीट अप करोगे तो हीट अप करने से क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्पीड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. दे विल स्ट्राइक द वॉल्स विद अ ग्रेटर मोमेंटम एंड एज अ रिजल्ट प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, मैथमेटिकली स्पीकिंग we see that P initial upon T initial is equal to P final upon T final. And again यहाँ पर भी टेम्परेचर को केल्विन के यूनिट्स में ही लेना. ठीक है, so if I ask you to draw the graphs, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा रहेगा? These graphs will be called as isochores. Why? Because volume is kept constant. So pressure versus temperature in Kelvin का ग्राफ रहेगा तो it will be a straight line passing through origin. अगर pressure versus temperature in degree centigrade का ग्राफ रहेगा तो कैसा रहेगा? It will still be a straight line but not passing through origin, but some y intercept would be there. ठीक है. P by T versus P का ग्राफ कैसा रहेगा? As you can see, it will be a horizontal line. Why? Because P by T is a constant only. ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? ठीक है तरुण, समझ में आ गया तुम्हें? ऑलराइट. अच्छा, अभी एक ग्राफ मुझे बताओ, ये मैं आपसे ट्राई करवाता हूँ. गिवन दिस रिलेशनशिप दैट P by T is constant, तो log P वर्सेस log T का ग्राफ कैसा होगा? आप लोगों ने log पढ़ा हुआ है ना मैथ्स में. फर्स्ट ग्राफ को क्या एक्सप्लेन करूं अमन? फर्स्ट ग्राफ में प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ना पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसमें एक्सप्लेन क्या करना है? P is directly proportional to T. आप ये वाला ग्राफ मुझे बताओ, log P वर्सेस log T का ग्राफ कैसा रहेगा?
नहीं अमन. Any other guess? Someone? ओके स्ट्रेट लाइन ठीक है करेक्ट आंसर है बट नॉट फ्रॉम ओरिजिन वो भी करेक्ट आंसर है. स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ पॉजिटिव स्लोप रहेगा एंड स्लोप विल बी एक्चुअली 1. ठीक है ये आपका आंसर रहेगा log p वर्सेस log t के ग्राफ का. एंड ये आपके सामने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वर्किंग भी है टू अंडरस्टैंड व्हाई द ग्राफ विल बी ऑफ दिस नेचर. समझ में आ रहा है गाइस? फोर्टी 45 डिग्री क्यों? नोटिस करो ना स्लोप कितना आ रहा है यहाँ पर. स्लोप 1 आ रहा है. स्लोप 1 आ रहा है मतलब tan थीटा 1 तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री. ऑलराइट ठीक है. Then there is something called as Avogadro's law also, and this is something. Why did not start from origin? अब देखो ना यहाँ पर ये इंटरसेप्ट आ रहा है ना, ये इंटरसेप्ट नॉन जीरो है ना, तो that is why it is a straight line with some intercept. ठीक है all right. Then next समझो यहाँ पर Avogadro's law. Right. So Avogadro's law कैसा रहेगा? You have volume versus moles का relationship while pressure and temperature is kept constant. तो setup you can think of a balloon only. Pressure and temperature constant है. आप balloon में गैस भर रहे हो तो volume बढ़ रहा है. ठीक है तो यहाँ पर what we say is that V and N are directly proportional to each other. ठीक है तो ये सब जो आपने चार ऊपर एक्सपेरिमेंटल गैस लॉ पढ़े हैं राइट, इन सबको कंबाइन करके जब ऑब्जर्व किया जाता है तो व्हाट वी कम अक्रॉस इज कॉल्ड अ कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस लॉ व्हिच इज PV/T इज कांस्टेंट. तो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है. वॉल्यूम जो है वो प्रेशर टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड कर रहा है. टेम्परेचर जो है वो प्रेशर वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है सो ये तीनों वेरिएबल आपस में इस तरीके से रिलेटेड हैं एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट R. एंड ये जो गैस कांस्टेंट है इट विल हैव द सेम वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस. N2 के लिए भी सेम, O2 के लिए भी सेम राइट, ये सब के लिए सेम ही रहेगा. एंड यूनिट्स पे एक्चुअली इसका वैल्यू डिपेंड करेगा. सो R का वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ यूनिट्स दैट यू आर वर्किंग विद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर आप ऐसा यूनिट्स में वर्क कर रहे हो लाइक प्रेशर भी ऐसा यूनिट में, वॉल्यूम भी ऐसा यूनिट में, मोल्स एंड टेम्परेचर भी ऐसा यूनिट्स में, तो R का वैल्यू हाँ 8.314 जूल पर मोल केल्विन दिया रहेगा. दिस इज व्हाट योर आइडियल गैस इक्वेशन इज राइट. ये आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है ठीक है, बट मे बी यू हैव नॉट स्टडीड मच अबाउट दिस गैस कांस्टेंट. तो वही मैं यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट कराना चाह रहा हूँ. एंड इस गैस कांस्टेंट का वैल्यू, ये दो वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं प्राइमरीली. एक ये जूल पर ऐसा यूनिट्स वाला, जूल पर मोल केल्विन वाला,
और एक कॉमन यूनिट्स का जब प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में यूज करते हैं तो वी टेक आर एज 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स दैट यू आर वर्किंग विद यू टेक अप द वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझना। ठीक है, ऑलराइट। एवोगैड्रोस लॉ में बस इतना ही बताया, वॉल्यूम एंड मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप देख रहे हो ना, P और T कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 8.314 को 25/3 भी बोल सकते हो एंड 0.0821 को आप अप्रोक्सीमेटली 1/12 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये दो यूनिट्स में कॉमनली हम लोग यूज करेंगे। एक कैलोरी का भी यूनिट रहता है बट वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में तो ये दो ही यूनिट्स आप लोगों के लिए यूजफुल है। कैलोरी वाला बाद में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ये यूनिट समझ में आया आप लोगों को? All right, now एक दो क्वेश्चन देखना इसके ऊपर टू अटेम्प्ट। एक मिनट, हाँ। What will be the volume of an ideal gas? 1 mole at 0 atm, 0 degree centigrade and 1 atm. क्या रहेगा आंसर? ऑलराइट, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? हाँ, ठीक है। 22.4 लीटर जब आप निकालना है, कैसे निकाल सकते हो? यू कैन आइदर वर्क इन SI यूनिट्स। ठीक है, सब कुछ SI यूनिट में लेने का, प्रेशर, टेम्परेचर, आर एंड पुट करोगे वैल्यू तो आपका SI यूनिट में आंसर भी आ जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब। या फिर यू कुड हैव वर्कड विद द कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स, राइट? 1 ATM लीटर एंड यहाँ पर फिर R का वैल्यू 0.0821 लिखोगे तो ये रहेगा। ठीक है, 22.7 जब आता है तरुण, जब आप प्रेशर 1 ATM नहीं 1 बार लोगे, देन यू विल गेट दैट आंसर।
of 22.7 liters. 1 ATM per, it will be 22.4 liters only. Okay. All right. Now, having said this, अब आप आंसर करो एक और क्वेश्चन to help you understand the importance of units. What will be the number of moles of a gas corresponding to the following conditions? नहीं, बार और ATM के बीच में कम डिफरेंस है, but then it gets multiplied with these factors also, ना? आया किसी का आंसर? All right, so units का ध्यान रखना है, right? When you are going to work with ideal gas equation, you either decide to work with everything in SI units or in the common unit. तभी आप R का वैल्यू जो हमने दिया हुआ है वो यूज कर सकते हो.
रैंडमली कोई सी भी यूनिट्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको डिस्क्राइब करा है, either you use this set of units or you use this set of units, then only the value of r is applicable. Any deviation from this might lead to a different value of r, ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस करो आप that 380 mm Hg को हम पहले ATM में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 0.5 ATM आ जाता है। वॉल्यूम को 2 dm क्यूब से 2 लीटर में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाएगा। Then only we'll have an option to use the value of r as 0.08 to 1, and once you do that, you get the answer as 0.04 moles, right? 1 by 25. So some students were able to give the correct answer, whereas some students weren't able to. So I hope those who weren't able to give the correct answer are able to look at the solution and recognize their mistakes. Is this clear? हाँ, यूनिट्स में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, धीरे धीरे यही चीज आप प्रैक्टिस करते हो तो यू विल गेट बेटर एट इट, ठीक है। ऑलराइट, तो ये यूनिट्स का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ गिव मी वन मोमेंट एंड आई विल गेट सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। I'm just stopping the screen share for a moment, and in the meantime I'll just get some more questions for you. इसमें तो actually नीचे दूसरे topics आ गए। ठीक है, all right, give me a moment guys. I'm just prepping up couple of more questions, a bit more complicated based on graphs. All right, एक मिनट। All right, so let me share the screen again. ठीक है, पहले आप एक एक करके इन ग्राफ्स के साथ में डील करोगे। ओके, हाँ, सो पहले ग्राफ के ऊपर फोकस करो। फोकस ऑन दिस फर्स्ट ग्राफ टू बिगिन विद। You have a P versus 1 by V graph for different temperatures T1, T2 and T3. So can you get the relationship between them? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है between T1, T2 and T3? Try करो।
ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या आंसर आया आपका? लेट्स सी, T3 greater than T2 greater than T1, करेक्ट, राइट। कैसे आंसर किया? Multiple ways to answer a set of question you could have answered is based on the slope of the graph, right? तो यहाँ पर the answer is based on something like this, right? Let me zoom in on this part only. ठीक है, यहाँ पे 3 ग्राफ्स थे, T1, T2, T3। तो स्लोप के बेसिस पे ये आंसर कैसे करा, यहाँ पे नोटिस करना। PV इज इक्वल टू NRT है और P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाया है, राइट? तो स्लोप किसके बराबर रहेगा? NRT के बराबर, राइट? तो स्लोप इज इक्वल टू NRT, तो ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द टेम्परेचर। तो यहाँ पर यू कैन सी द स्लोप ऑफ T3 is more than T2 is more than T1 and hence the temperature T3 greater than T2 greater than T1। ठीक है, ऑलराइट। तो ये फर्स्ट वाला हुआ। सेकंड वाले में क्या रहेगा आप लोगों का आंसर? व्हाट विल बी द आंसर फॉर द सेकंड वाला? P1, P2, P3, P4 में नहीं आयुष, आपका गड़बड़ है, दोबारा देखो। ऑलराइट, सो क्या रहेगा अब आंसर? राइट, अच्छा, ओके, माय बैड, सॉरी। तुम्हारा आंसर करेक्ट था आयुष, मैंने खुद ने ये उल्टा रीड कर लिया। आई रेड दिस एज P4, सो या P1 is less than P2 is less than P3 is less than P4, करेक्ट। हाँ, कैसे रहेगा ये? अगेन यू कैन फोकस ऑन द स्लोप एस्पेक्ट and answer based on that, or you can think of another way of answering the same question. You might go from the graph saying that for a given volume, right, you can take a particular volume, ठीक है, and for that volume you can see that greater temperature will correspond to greater pressure, राइट? ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा। So T1, T2, T3, T4 will be in an increasing order and same will be the pressure. Slope से भी सोच सकते हो आप, जैसे पहले बताया था। हाँ, multiple ways in which you can answer such questions. All right, last वाला, लास्ट वाले में कैसे आंसर कर रहे हो? हाँ बताओ।
All right, so the correct answer is V1, V2, V3, V4 in the increasing order. Correct. So इसमें भी you could have chosen to like say fix the temperature this time. ठीक है. And with that fixing of temperature, you could have come up with different pressures, right? ये आपका P4, P3, P2, P1 या स्लोप के थ्रू भी आप जा सकते हो. I don't mind. So प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा and accordingly you will get the answer. ठीक है. Multiple ways. स्लोप के थ्रू भी आप जा सकते थे and without that also you could have taken the call. हाँ, right. चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो. एक मिनट दो. लेट मी remove the answer first and then आप लोग एक बार ट्राई करना. Give me a moment. All right. इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? All right. क्या रहेगा इसमें करेक्ट आंसर? अब करेक्ट आंसर इज सी. T1 will be greater than T2 will be greater than T3. हाँ, कैसे? इसमें आप नोटिस करो ना, लेट से आपने प्रेशर फिक्स कर दिया and corresponding to that fixed pressure you have this as V1, V2 and V3. Sorry. Now from this graph you can see the relationship between V1, V2 and V3. V1 is less than V2 is less than V3, right? And constant pressure per V and T are directly proportional to each other. So this will mean, अच्छा sorry, ये तो T3 का रहेगा, ये V2 का रहेगा, ये V1 का रहेगा. हाँ, ये V3 का है, ये V2 का है, V1 का है. So T3 will be less than T2 will be less than T1. ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है. लाइक दीज वर द बेसिक्स ऑफ atomic structure, sorry, gaseous state chapter which I wanted you to go through. And अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग हाँ PV is equal to nRT से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. As I said in the last class also, as in last time also. हाँ बोलो साहिल. सर वो V3 लेस देन V2 आपको कैसे आया? अरे एक्स एक्सिस पे है ना बाबा.
एक्स एक्सेस पे लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी होती है और राइट वाली वैल्यू बड़ी होती है ना, ये तो ओके ओके अच्छा अनकॉमन सेंस है। ऑल राइट, ठीक है। सो अब इसके आगे हाँ, आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग एज वेल एज नोट्स विद यू, ठीक है। एंड इसके आगे का एज आई सेड फॉलो दैट प्लान एंड विल वर्क विद दैट प्लान सो दैट नेक्स्ट क्लास में यू गाइज आर मोर प्रिपेयर्ड, ठीक है। हाँ बोलो हर्ष। सर जो आपने प्लेलिस्ट भेजा था यूट्यूब का, तो हमें उसमें फर्स्ट लेक्चर वापस देखना होगा क्या? नहीं नहीं देखना ना, ये फर्स्ट लेक्चर ही तो मैंने कवर अप कर दिया आप लोगों के लिए। ओके सर। ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो आकांक्षा, यू जॉइंट लेट एंड ड्यू टू दैट यू हैव बैकलॉग। तो आप ये बैकलॉग को तो कवर कर रहे हो ना, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस गैश स्टेट चैप्टर। नहीं मैं आपका स्पेसिफिक कंसर्न नहीं समझा, मतलब are you talking about this gaseous state chapter or you are talking about in general? अच्छा, इन जनरल भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी बैकलॉग है। सो द थिंग इज दैट यू विल हैव टू मेक अप अ प्लान एंड अंडरस्टैंड दैट उस प्लान में व्हाट इज इट दैट यू हैव डन, ठीक है। इफ यू आर इन अ पोजिशन दैट किसी चैप्टर में लाइक 2-3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। अगर आपने चैप्टर में नोट्स ही नहीं बनाए हैं, वीडियो लेक्चर्स ही अटेंड नहीं करे हैं, तो फिर आपको उस चैप्टर को स्क्रैच से करना पड़ेगा, राइट। दूसरा ये हो सकता है कि आपने वो चैप्टर पढ़ा हो पहले अच्छे से बट उसका बुकलेट नहीं सॉल्व कर पाए हो, राइट। तो उसका फिर बुकलेट सॉल्व करना पड़ेगा रादर देन re-watching the video lectures. You just focus on the notes that you would have prepared and then solve problems, right? So you analyze आपका chapter level पर कहाँ पे क्या गड़बड़ आ रहा है and then accordingly fix your targets, keep weekly targets in mind and then work accordingly to those targets. And this is something which has to be done with the fact that current syllabus is going to be our number one priority. Current deprioritize नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ नोट्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को इस चैप्टर के, आप लोग वीडियोस देख के वो नोट्स बनाओगे तभी आप लोगों के लिए वो बेटर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आई कैन सी दैट स्टूडेंट्स आर बिकमिंग लेजियर डे बाय डे। उनको तो नोट्स भी सर के लिखे हुए मिल जाए तो प्रिंट आउट मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, लाइक खुद से तो कुछ मेहनत करनी नहीं है, एफर्ट्स डालने नहीं है। ट्रस्ट मी, मतलब आप लोगों को ही नुकसान होगा इफ यू डोंट मेक योर ओन पर्सनल नोट्स। हाँ एन अवस्थी से करोगे ना तन्मय आप, you are going to do this with N Avasthi. ठीक है। हाँ आज के तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये प्रिंट आउट से काम चला रहे हो। आई होप यू गाइज आर मेकिंग योर ओन पर्सनल नोट्स, इवन बॉन्डिंग में जस्ट जो मैं भेज रहा हूँ उसका प्रिंट आउट लेके नहीं रख रहे हो। सर नेक्स्ट एमटी में जो लास्ट एमटी में सिलेबस हो चुका है वो भी आएगा क्या? ऑफ कोर्स आएगा। ओके सर। ठीक है। अभी के लिए डीपीपी नहीं सेंड करा है मैंने अमन, अभी के लिए मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है बुकलेट के क्वेश्चंस का। सो पहले आप लोग बुकलेट के क्वेश्चंस करो क्योंकि वो अपने आप में आपके लिए एक पैरेलल वर्कलोड है। आप बॉन्डिंग अलग से कर ही रहे हो और उसके साथ में आपको IUPAC नोमेनक्लेचर भी चल रहा है और ये थर्ड चैप्टर साथ में करना है।
तो डोंट ट्राई टू टेक अप टू मच टू बिगिन विद. पहले आप वीडियो लेक्चर्स देखो एंड उसके साथ में बुकलेट प्रैक्टिस करो, एंड उसमें कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर मैं आपके साथ में बाद में डीपीपीज भी शेयर कर दूंगा गैशियस स्टेट की. ठीक है. हाँ हाँ, मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, नो वरीज. क्या कह रहे हो आकांक्षा? ये बुकलेट का ही क्वेश्चन है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर यू टॉकिंग अबाउट? बोलो आयुष. So, हाँ हाँ. so in the graph given in the graph being displayed on the screen, here it is between pressure and volume, but when it was between pressure and 1 by volume, the order of the isoform was inverse, right? हाँ, बिकॉज उसमें स्लोप के हिसाब से देख रहे थे ना हम. Yes, sir. Yes, sir. राइट. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है. हाँ, इस वीक का टारगेट होमवर्क सब मैंने आपके साथ एज अ प्लान शेयर कर दिया है ग्रुप पे. प्लीज रेफर टू दैट इमेज एंड फॉलो दैट प्लान रिगोरसली. ठीक है. एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है. हाँ, मतलब यू कांट से कि जेई 2021 का डेट क्या है कैसा है, सो विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड. हाँ, आपने स्कूल में कंप्लीट कर लिया तो अच्छी बात है ना, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में रिकॉर्डिंग शेयर करी है, तो यू गाइस कैन बी एट योर ओन पेस इन दिस. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप आगे तक खींचो, जल्दी कवर अप करो इस चैप्टर को. हाँ हाँ, तो वही तो मैंने बोला ना आकांक्षा, आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो आप लोगों को मिलेंगे ना शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्वेश्चंस. आपने कुछ क्वेश्चंस करे, आपसे नहीं हुए, आपसे हुए, तो वो शॉर्टलिस्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक की तो आपको बनाना है बाबा. दैट इज समथिंग ऑफ एन एक्सरसाइज व्हिच आई एम आस्किंग यू टू डू. आपको सब चीज कैसे रेडीमेड चाहिए, मेहनत कुछ नहीं करनी है. नोट्स रेडीमेड चाहिए, शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस रेडीमेड चाहिए. करोगे क्या, कोई फायदा ही नहीं होगा. आई होप यू गाइस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट दिस इज अ प्रोसेस व्हिच यू आर लर्निंग ओवर हेयर. आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए, सब चीज का सोल्यूशन ऑनलाइन मिलेगा. आज की तारीख में बुकलेट का कोई भी क्वेश्चन आप 4 वर्ड टाइप कर दो गूगल पे, आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा. इज दैट व्हाट योर पेरेंट्स हैव एनरोल्ड यू इन पेस फॉर, that you are developing your skills in googling that how to find the solution? जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, you won't understand how to solve the question. You just run after what is the solution, where to find the solution. तो फिर आपका स्किल ही डेवलप नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का. क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आपको पता होगा, बट कैसे उस आंसर को अराइव करे वो कैसे पता पड़ेगा. So please keep these priorities straight. All right. हाँ, नेक्स्ट लेक्चर के पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है, उस ग्रुप पे आई शेयर दैट इमेज. तो वीडियो लेक्चर 2 एंड वीडियो लेक्चर 3, लाइक सेकेंड और थर्ड रिकॉर्डिंग, वो आपको देखनी है. एंड उसके साथ में जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी आप प्रैक्टिस करके लेके आओगे. देन विल डिस्कस कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल डाउट्स. हाँ.
क्या कह रहे हो रोमिल? एनसीईआरटी इज गुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हाँ थ्योरी आप साथ साथ में पढ़ते रहोगे तो आपको एक बेसिक्स का आइडिया अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता रहेगा. अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर्स जो हैं लाइक गैशियस स्टेट, तो उसमें बुकलेट के क्वेश्चंस एंड ऑल आर ऑफ अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस. ठीक है. ठीक है, चलो, ऑल राइट. हाँ, बट ज्यादा थ्योरी आपको कहाँ पढ़नी है? लाइक आपको अगर एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़नी है तो आप एटकिंस से पढ़ो फिर. ठीक है, चलो, ऑल राइट, टेक केयर गाइस.